नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मंदिरों की असंख्य घंटियों से जागती ये काशी, इन सीढ़ियों पर अलसाती हुई, इन घाटों पर घुलटती हुई, मोक्षदायिनी की बाहों में बनारसी साड़ियों में लिपटी ये काशी धरती। और यहाँ पर खास मेहमान हमारे साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, जिनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था सत्य ही संस्कार है, प्रेम ही परंपरा है, काशी साक्षात शिव है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने नहीं कहा वो ये था कि काशी योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है उनके जीवन की। कहते हैं कि पूर्वांचल से ही रास्ता लखनऊ का खुलता है और काशी से दरवाजा पूर्वांचल का। क्या काशी फिर से आपको गले लगाएगी और क्यों? देखिए, काशी तीनों लोकों में न्यारी है। काशी को जो सम्मान और जो अधिकार मिलना चाहिए था, स्वतंत्र भारत में जो सम्मान का हकदार काशी थी, वो सही मायने में अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। काशी को उसकी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए आज काशी के भौतिक विकास की बात हो, काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन की बात हो, या काशी के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई जो कुछ भी है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का है, उनके मार्गदर्शन का है, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयासों का प्रतिफल है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मोदी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर दिया, और इसी बहाने काशी की सेवा करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आप खुश हैं एकदम? मथुरा, काशी, अयोध्या ये जाकर योगी जी खुश रहते हैं, मुस्कुराते दिखते हैं? नहीं, मैं मत देखिए, ये हमारी पहचान है। हमारी ऋषि परंपरा ने जो 7 पुरियां मानी हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, उनमें से 3 उत्तर प्रदेश में है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन 7 पुरियों में से 3 महत्वपूर्ण पुरियां, अयोध्या भी, मथुरा भी और काशी भी, ये उत्तर प्रदेश में है। तीनों के भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन के बारे में हम लोगों को कुछ करने का प्रयास हो, यानी कुछ हम लोगों को भी इसमें योगदान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। क्या मथुरा को लेकर आप बड़ा संकेत दे रहे हैं कुछ मुख्यमंत्री जी, जैसा आपके एक मंत्री ने पहले कहा था? देखिए, हम लोग जैसे अयोध्या के विकास के बारे में ध्यान दे रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या के विकास के बारे में, काशी के विकास के बारे में कार्य हो रहा है, वैसे ही मथुरा के विकास के लिए भी हमने कार्य किया है। मथुरा का विकास सड़क, बिजली, पानी या कुछ और? हर प्रकार का विकास, समग्र विकास। हम केवल भौतिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम समग्र विकास की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी कार्य होना चाहिए। अच्छा, पीएम ने अब उपयोगी बोल दिया, मतलब यूपी से नाम ही जोड़ दिया अब आपका, उपयोगी, और विपक्ष कहता है अनुपयोगी। उपयोगी कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का शुभारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में प्रदेश के पहले सांसद के रूप में, फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बहुत नजदीक से देखा इन चीजों को। देखिए, मोदी जी के पास मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर एक लंबा अनुभव रहा है, और गुजरात को उन्होंने देश का नंबर 1 का राज्य बनाया। गुजरात विकास का एक मॉडल बना मोदी जी के नेतृत्व में। उनका ये अनुभव स्वाभाविक रूप से देश के सभी राज्यों के लिए एक नई प्रेरणा रही है।
आज भी गुजरात मॉडल की बात होती है। ये मोदी जी के समय में गुजरात जिन नई ऊंचाइयों को पहुंचा है वह एक मॉडल के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना गया। और गुजरात में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग रोजी रोजगार के लिए वहां जाते थे। उत्तर प्रदेश को समझने, जानने, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की एक आदत का हिस्सा है कि वह समाज के प्रत्येक तबके से स्वयं संवाद बनाते हैं। यानी ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं हूं तो क्या मुझे मजदूरों से संवाद बनाना चाहिए, श्रमिकों से संवाद बनाना चाहिए, व्यापारियों से, किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, उनका हर एक तबके से सीधा संवाद होता है। तो उत्तर प्रदेश के अनुभव का एक वह उस समय का उनके पास अनुभव है जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देखा है। दूसरा, प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से लेकर के 2017 के बीच का भी उनके पास अनुभव है कि जून 2014 से मार्च 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या होता था, और मार्च 2017 के बाद से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से 2017 के पहले विकास के प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रेकर का काम करती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में उस समय की सरकार की कोई रुचि नहीं थी। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देश और दुनिया के सामने कहने में लोगों को संकोच होता था। लोग उसको अपनी गरिमा के विरुद्ध मानते थे। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 के बाद, मार्च 2017 के बाद, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज का कोई तबका ये नहीं कह सकता है कि विकास और शासन की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया। सबको योजनाओं का लाभ दिया गया, विकास सबका किया गया, बिना भेदभाव के किया गया। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए और पूरे हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पहचान जिन मानबिंदुओं के कारण थी, जिन प्रतीकों के कारण थी, वह भी आज वैश्विक मंच पर एक नए तेज के साथ दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह प्रयागराज कुंभ हो। प्रयागराज कुंभ, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं और आप लोगों ने कुंभ की परंपरा को बहुत नजदीक से देखा है। 2013 में भी कुंभ को कवर किया होगा आप लोगों ने। 2013 का कुंभ क्या था और 2019 का क्या था, ये देश देख रही है, दुनिया देख रही है, हर श्रद्धालु देख रहा है। काशी 2014 के पहले क्या था, 14 से 17 के बीच में कैसे सरकार विकास के कार्यों में यहां पर ब्रेकर का काम कर रही थी, और 17 के बाद वही विकास की परियोजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, ये सबने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं उत्तर प्रदेश के गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए और प्रदेश के समग्र विकास के लिए उपयोगी हूं, तो प्रदेश में माफिया राज लाने वाले, प्रदेश में गुंडा राज स्थापित करने वाले, प्रदेश में दंगा करवाने वाले, प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों के लिए उतना ही अनुपयोगी भी रहूंगा। ये तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष अगर सकारात्मक होगा तो दूसरा पक्ष जिनकी अनैतिक, अवैध और अराजक गतिविधियों पर लगाम लगा है उनके लिए उतना ही अनुपयोगी भी रहूंगा। एक नजरिया ये भी है सर इसको देखने का कि पीएम ने क्या यूपी से अब योगी का नाम की मुहर लगा दी उसको जोड़ने की। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तनाव होता है या खुशी होती है जब मंच पे चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सब आपका नाम लेते हैं, और अब तनाव तो नहीं बनता है कि बहुत ज्यादा स्टेक पर है? देखिए, हम लोग कोई तनाव में कभी नहीं रहते। सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो सार्वजनिक जीवन में कुछ मूल्यों को, कुछ आदर्शों को सामने रख करके आए हैं। पर पहली बार सर आपके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे नाम, देखिए, चुनाव में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक योगी बनकर के कार्य कर रहा है। वो कर्मयोगी है,
और हर एक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है। हर एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए उपयोगी है और वह उपयोगी पार्टी के लिए भी है तो प्रदेश के लिए भी है। याद करिए कोरोना कालखंड में पिछले 20-22 महीनों में क्या हुआ। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके कार्यकर्ता या किसी अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कोई जनता की सेवा के लिए कहीं था? केवल या तो केंद्र सरकार थी या प्रदेश सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था कि सेवा ही संगठन है। यानी संगठन को अपनी सदस्यता अभियान उस समय नहीं चलाना था, अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी थी, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना था और यह कार्य हुआ यूपी में। लेकिन एक फायर ब्रांड सांसद होना और फिर एक मुख्यमंत्री, कांटों का ताज कहते हैं ना सत्ता को। 5 साल के बाद मैं आपको डराने के लिए अगला सवाल पूछ रही हूँ सर। हम लोग पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो आंकड़े हैं उसके नजरिए से बात करते हैं। कोई सीएम दोबारा लगातार सत्ता में नहीं आया है। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि मैं दोबारा बीजेपी को सत्ता में यूपी में लेके आऊंगा। इतिहास रचेंगे। इतिहास रचने के लिए ही हम लोग बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी इतिहास को रचने के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पर हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आप करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है, रात रात में जग के लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि विपक्ष कमजोर नहीं दिखना। मुझे तो इसी बात का भय है कि विपक्ष है भी कि नहीं है, क्योंकि जनता के संकट के समय विपक्ष ढूंढे नहीं मिल रहा था, सब होम क्वारंटीन में थे और मुझे यही भय है कि कहीं जनता इनको चुनाव के दौरान होम क्वारंटीन न कर ले। इसलिए मुझे तो यही भय है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना भी आवश्यक है। हमारे कार्यों का मूल्यांकन जब विरोधी हमारे बारे में बोलने लग जाए, हमारा खिलाफत करने लग जाए, तो मान के चलिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं जाते हैं कहीं पर धरना करने, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, कहीं हो, फिर योगी जी अरेस्ट कर देते हैं। देखिए, सरकार अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को अरेस्ट नहीं करती है। हाँ, प्रदेश के अंदर कोई दंगा कराने का प्रयास करेगा, प्रदेश के अंदर कोई अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी कमजोर की संपत्ति पे जबरन कब्जा करेगा, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकार और कानून को उस समय अपना कार्य करना ही है। लेकिन सामान्यतः लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र की शान है। लोकतंत्र की उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है तो कौन कर रहा है? आप कह रहे थे कि पता नहीं विपक्ष है या नहीं है, ये आपको चिंता सता रही थी। कौन है मुकाबले में? आपको मुख्य मुकाबला किससे दिखता है सर? देखिए, अगर आप जो तीनों प्रतिद्वंदी आपके हैं उन पर एक एक टिप्पणी हो जाए। देखिए, मैं टिप्पणी किसी पे मुख्य नहीं करूंगा। मुकाबला। मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, हर राजनीतिक दल को अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। एक दूसरा, 2014, 2017, 2019 के चुनाव आप सबके सामने हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल था, बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में आए थे, बुरी तरह हारे थे। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव मैदान में आई थी बीजेपी के खिलाफ, जनता ने बुरी तरह उनको यहां से ठुकराया था। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी, जनता ने उनको भी पूरी तरह ठुकराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 का चुनाव, जो सबसे बड़ा गठबंधन राजनीतिक विश्लेषक मानते थे, उस चुनाव में जो चीज देखने को मिली थी, जो लोग कहते थे कि बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई लड़ पाएगी और बीजेपी की सीटें 15 से 20 तक रहेंगी, वही बीजेपी 64 सीट पर चुनाव जीती। 80 में से 64 सीट बीजेपी जीती। सेकंड पर कोई नहीं था, एक यानी आधी से भी कम सीटें, यानी हम 64 सीट जीत रहे हैं। नंबर 2 पर जो पार्टी आई वो बहुजन समाजवादी पार्टी, वो 10 सीट जीती। और नंबर 3 पर पोल किया था समाजवादी पार्टी ने, जिसको लोग ये मानते थे कि ये नंबर 1 की लड़ाई लड़ेगी,
वो नंबर 3 पर पहुंच गई थी। और मुझे भय है कि कहीं समाजवादी पार्टी अपने कृत्यों से नंबर 4 पर न चली जाए। नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे अखिलेश। मैं क्या कह रहा हूं ना, जो जिस प्रकार की बोली भाषा है, जिस प्रकार के उनके कारनामे हैं, ये कहीं उसको नंबर 4 पर न पहुंचा दे। मुझे इस चीज का एक भय सता रहा है। काशी वाले कमेंट पर बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि काशी में हम लोग ये शो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था अंतिम समय में लोग काशी किसी भी बात को लेकर के संतों के प्रति, काशी के प्रति, प्रदेश के विकास के प्रति, गरीबों के प्रति, सफाई कर्मियों के प्रति या समाज के प्रत्येक तबके के प्रति जो सोच समाजवादी पार्टी की है, मुझे लगता है इस नकारात्मक सोच का जवाब प्रदेश की जनता देगी। सर, एक पर्सनल कमेंट उन्होंने आप पर कर दिया। हम लोग गंगा जी पर सवार होकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो डुबकी लगा ली काशी विश्वनाथ की पूजा के पहले, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गंगा अब भी मैली लग रही है, इसलिए वो स्नान नहीं कर रहे। देखिए, मैं गंगा जल का रोज आचमन करता हूँ, स्नान के बाद आचमन, और मैं रोज आचमन करता हूँ गंगा जल का। अखिलेश जी जब दोपहर 12 बजे सो करके उठते होंगे, तब तक मैं कई जनपदों का दौरा करके और कई शासकीय बैठकें संपन्न करके अपने आगे की तैयारी कर रहा होता हूँ। इसलिए जब मेरा पूजा का काम चलता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय अखिलेश जी अपने आराम से सो रहे होते हैं। उनको पूजा पाठ इन सब चीजों से कौन मतलब है? तो इसी वजह से वो नहीं कह रहे कि आप उनकी फोन टैपिंग करते हैं। आपको उनका रूटीन भी पता चल गया है। मैंने कहा ना, फोन टैपिंग कर रहे हैं आप उनकी सारी बातें शाम में सुन रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब इतनी फुर्सत मेरे पास होती कि मैं फोन टेप करता, फोन टेप किसी का फोन सुनूं। मेरे पास तो 19 मार्च 2017 से, जब से उत्तर प्रदेश का दायित्व मुझे सौंपा गया, 16 से 20 घंटे कार्य करते करते व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक एक एक मिनट की कार्य, उसके समय को पहले से ही तय हो जाता है, कब मुझे किस मीटिंग में रहना, कब किस मीटिंग में रहना, कब किस कार्यक्रम में रहना है। देखिए, अखिलेश जी के पास पर्याप्त समय है। 12 बजे सो के उठना, 2 बजे तक तैयार होना, फिर अपने मित्रों मंडली के साथ बैठ जाना, फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाना, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास पहले भी यही था। बड़े बाप के पुत्र हैं, तो बड़ा काम इसी पर, यही उनका बड़ा काम है। इसलिए उन पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये एक आरोप जो विपक्ष लगा रहा है सर, वो गंभीर लगा रहा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी कह रहे हैं कि आपने उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप फोन टैपिंग करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उनके आप इनकम टैक्स रेड करा रहे हैं। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आती है। अब बुद्धि पर इसलिए तरस आती है कि इनकम टैक्स स्टेट की एजेंसी नहीं होती है, एक तो मोदी जी के सर एक दूसरा स्वतंत्र एजेंसी है। तीसरा, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये बीजेपी के समय में नहीं खुला था, ये तो कांग्रेस की सरकार के समय में खोला गया था। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते इसके बारे में? ये मामला बीजेपी की सरकार के समय का नहीं है। तो इसके लिए कहां से बीजेपी की सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहां से कटघरे में खड़ा होती है? चुनाव के पहले आया ना सर कि 68 करोड़ कबूल लिया। हर एक चीज अपने समय के अनुसार आगे बढ़ती होगी। सवाल ये है, दूसरा जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप पाक साहब कहते थे, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन आ रहा है, कहां से आया है, कहां जा रहा है? आखिर इसके बारे में भी तो सफाई दे दीजिए। ये क्यों नहीं बताते हैं? अभी तो पूरा सच आना बाकी है। अभी तो इनकम टैक्स वाले बता रहे हैं मैं वही कह रहा हूं ना, किसी ने कबूल लिया। वो कह रहे हैं कि आप तो झूठ तंत्र फैला रहे हैं। अभी झूठ तंत्र नहीं। देखिए, आप पता नहीं क्यों मीडिया इन चीजों को लेकर के कभी कभी वो करती है। हम लोगों ने देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे जो बदनाम जगह मानी जाती थी वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा मान ली गई थी। और वहां पर पिछली सरकारों के कारनामे इस कदर चढ़े थे, ये मान लिया गया था कि कोई मुख्यमंत्री का जाना ही वहां अभिषिप्त हो गया था। और आप कितनी बार हुआ है सर? नहीं, मैं तो 1 दर्जन बार जा चुका हूं। लेकिन पिछली सरकारों के मुख्यमंत्रियों के लिए वहां जाना भी अभिषिप्त हो गया था।
और इसीलिए पिछली सरकारें वहां का सीएजी की जांच ने ऑडिट नहीं करवा रही थी, हमने करवाया है। और जो कारनामे आए हैं लोगों के, हजारों करोड़ रुपए के वारे नारे हुए हैं, ये कहां गया ये पैसा? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी हम लोग 4 साल में, 4.5 साल में नंबर 2 की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं। और इन लोगों को 4-4 बार, 3-3 बार और 5-5, 6-6 दशक तक प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला। कहां इन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया था? क्यों पिछड़ रहा था उत्तर प्रदेश? कारण था गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के विजन ही नहीं था, तो विकास की बड़ी योजनाएं बनाते भी कैसे? लेकिन अगर बन भी रही थी कैसे भी, उसमें हर एक जगह लूट खसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रदेश पेशेवर माफिया और दंगाइयों के हाथों इन्होंने गिरवी रख दिया था और इसलिए प्रदेश की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। आज सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कार्य कर रही हैं। आज हर गरीब को 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है यूपी में, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज मिल रही राशन की भी। ये पहले क्यों नहीं मिलता था? प्रदेश वही प्रियंका वाड्रा प्रदेश के अंदर सर, नहीं, उनके बच्चों का इंस्टा अकाउंट आपने हैक किया। मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले मैं उसी बात को आ रहा हूं ना। प्रदेश में 75 जनपद है। पहले बिजली 4 जनपदों में भी नहीं मिलती थी। आज सभी 75 जनपदों में बिजली की आपूर्ति अनवरत है। अभी तो सर वो कह रहा था हमें लोग कि 24 घंटे आप दे रहे हैं, चुनाव है इसलिए दे रहे हैं। लेकिन दे रहे हैं हम अप्रैल 2017 से बिजली दे रहे हैं, चुनाव के नाते नहीं दे रहे हैं। अप्रैल 2017 से बिजली दे रहे हैं और कांग्रेस शासित तमाम राज्य भी इस समय बिजली की सहायता हमसे ले रहे हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता इस कदर बढ़ गई है उन राज्यों में ही कि वे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देख सकते, इसलिए सहायता हमसे मांग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों ने आखिर गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए? प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ हो गई थी। क्या कर रही थी पिछली सरकारें 2 वर्षों तक? स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय हो, क्यों पिछली सरकार नहीं दे पाई? हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में मिले और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित तो क्यों नहीं दिया गया? समाजवादी पार्टी के कैडर को तो आप पेंशन देने की बात करते थे, लेकिन एक विधवा महिला को, एक वृद्धजन को, निराश्रित वृद्धजन को, दिव्यांग जन को पेंशन क्यों नहीं मिलती थी? आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ ऐसे परिवारों को, निराश्रित महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन, ऐसे लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। और पेंशन की राशि भी हमने दुगनी की है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी हर गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे रही है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले केवल नारे दिए जाते थे, भाषण दिए जाते थे, विकास का कोई विजन नहीं था। आज विकास जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे। इस काम के साथ सर इंस्टा हैक भी कर रहे हैं क्या? देखिए, प्रियंका जी का आरोप, मैंने क्या कहा, बच्चों का इंस्टा, मैंने क्या कहा ना, हाँ। प्रियंका जी को इसके बारे में उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम लोग साइबर थाने खोल चुके हैं, वहां एप्लीकेशन देनी चाहिए, पता लग जाएगा किसने किया है। और इसका उनको पास ज्यादा अच्छा अनुभव है, मुझे लगता है उनको इसके बारे में ज्यादा देंगे, सारी तथ्य सामने आ जाएंगे। अभी सर आपने इससे पहले जब हम लोग इंटरव्यू करते थे तो आप अखिलेश के अब्बा जान कहते थे, आज आपने कहा कि बड़े बाप के बेटे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक चेंज है क्या कि हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं करना है, करना है? क्योंकि अब देखिए एक 2-3 कदम आप ही के गिनाती हूँ सर। मेरठ में जो एक बहुत बड़ा कार मार्केट था, माना जाता है कि बड़ा ही मुस्लिम बहुल मार्केट था, आपने उसको एक बार में शट कर दिया। देवबंद में आप एंटी टेरर स्क्वाड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कदम योगी जी उठाते? सोची समझी रणनीति नहीं है। देखिए, जो सुरक्षा के लिए खतरा है
देखिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है? 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, बेहतर माहौल देना, 25 करोड़ जनता के समृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए और उनकी खुशहाली के लिए कार्य करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर मुझे लगता है कि किसी मार्केट में अवैध कार्य होता है और देश से गाड़ियां चोरी करके ला करके काटने का काम होता है, तो वहां पे प्रभावी कार्रवाई करना मेरा दायित्व बनता है। मैं उत्तर प्रदेश को कार चोरी का मार्केट नहीं बनने दूंगा। इसका धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है? कतई नहीं। ये कोई भी होगा, अपराधी और माफिया कोई भी होगा, हम कार्रवाई करेंगे। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। जहां जहां भी हमें लगेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर उसके सेंटर होने आवश्यक हैं, हम वहां पे उस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर उनके उपलब्ध करवाएंगे और हम लोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। आपने देखा होगा ना, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में अब तो पलायन नहीं हो रहा है ना। जो पलायन कर गए थे व्यापारी या हिंदू, वापस अपने घरों को आ रहे हैं। प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। ये सभी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं और प्रदेश के आम जनमानस के विश्वास पर खरा उतरने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है, यह हमारा एक आम जनता के प्रति जो जवाबदेही थी, हमने अपनी उस जवाबदेही को निभाया है और इसीलिए हम जनता के पास जा रहे हैं। आप, हमने जो कहा सो करके दिखाया है। अब फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए। चलिए, अब यूपी पे सर मैं 2 हिस्सों में आकर जल्दी से आपसे बात करती हूँ। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर आरएलडी के साथ अखिलेश का गठबंधन हो गया है, और यहाँ पर ओपी राजभर जिसके साथ पूर्वांचल में। क्या ये दोनों जगह, क्या छोटे दलों के साथ गठबंधन में पीछे रह गई बीजेपी? 2017 में भी हमारे पास 2 सहयोगी दल थे, अपना दल और एक अन्य सहयोगी थे। आज हमारे पास 2 सहयोगी दल फिर हैं, अपना दल भी है और निषाद पार्टी भी है। उनका एक विधायक सर, एक एमपी, वो कहते हैं दावा कि 18% वोट मेरे पास है। वो कहते हैं कि 160 सीटों पर असर है, पर आपको भरोसा होता है कि इतने निर्णायक वो होंगे? मैं क्या कह रहा हूं ना, हमारे लिए जो निर्णायक होगा, प्रदेश के लिए जो निर्णायक होगा, वही हमारे साथ आएगा। ये जो गठबंधन है ना, इससे बड़ा गठबंधन 19 में बना चुके हैं। जनता उनको जवाब दे चुकी है। हताशा, निराशा में ये लोग कदम उठा रहे हैं और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सपा, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल का, बसपा और कांग्रेस एक साथ मिल करके पश्चिम में 2019 में चुनाव लड़ी थी, 2017 में भी चुनाव लड़ी थी। परिणाम क्या रहा? 0 + 0 0 रहा है। एक दूसरा, इस बात को देखना होगा। देखिए, आप लोग एक वार रूम में बैठ करके स्ट्रेटेजी तय करते हैं, आंकड़ों के आधार पर खेलते हैं। जमीनी धरातल पर जब देखेंगे ना, एक बात मुझे बताइए, क्या महाराज सुहेलदेव के अनुयायी सालार मसूद के अनुयायियों के साथ हाथ मिलाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं मिलाएंगे हाथ। और इस बात को याद रखना कि महाराज सुहेलदेव से जुड़ा हुआ उनका हर अनुयायी राम भक्तों के साथ होगा, शिव भक्तों के साथ होगा। क्योंकि राम मंदिर को 10वीं शताब्दी में बचाने का सबसे पहला कार्य किसी ने किया था, तो महाराज सुहेलदेव ने किया था। और राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। इसलिए राम मंदिर की सुरक्षा का काम महाराज सुहेलदेव ने और राम मंदिर निर्माण का कार्य मोदी जी ने किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह केमिस्ट्री मिलती है। राम मंदिर को तोड़ने वाला सालार मसूद, अपवित्र करने वाला सालार मसूद, या फिर बाबर हो, इनके साथ कहीं भी महाराज सुहेलदेव के न्यायी हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे मोदी जी ने सर पूरी ताकत तो झोंक दी है आपके साथ, क्योंकि आप देखिए कृषि कानूनों की वापसी, सरकार के बारे में कहा जाता है कि एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी हुई। आपने खुद सुहेलदेव जी की पार्टी की बात की, तो आप देखिए अनुप्रिया पटेल को मंत्री भी बना।
ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हो, अजय मिश्रा टेनी को लेकर प्रोटेक्शन के मोड में सरकार दिखती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इस बार यूपी हर हाल में बीजेपी की झोली में आए उसके लिए झोंक दी गई। देखिए बीजेपी एक सर इसमें सवाल जोड़ रही हूँ कि किसान आंदोलन भी वापस हो गया उसकी वजह से, तो अब जादू की झड़ी चल गई क्या कि किसान मान जाएंगे और किसान खुश हो जाएंगे कि अब योगी जी करने लगेंगे? किसान पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी बीजेपी के साथ में। किसान हितैषी कार्य जितना मोदी जी ने किया है इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, एमएसपी का सही मायने में लागत का 1.5 गुना दाम देने का कार्य हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, यह अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है। प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। जब हम 17 में आए थे, 2010 से 2017 के बीच का गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का था। हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में करवाया। कोरोना कालखंड में सभी चीनी मिलें चलाई। पहले किसानों से उनकी उपज का दाम जो किया जाता था, ये उपज उनसे आड़तियों के माध्यम से खरीदा, यानी मुनाफा आड़ती कमाते थे, किसान नहीं कमाता था। आज किसान से सीधे क्रय किया जा रहा है, और सीधे क्रय का मतलब क्या कि इसका लाभ सीधे किसान को मिल रहा है। यानी भारी अंतर है। प्रदेश के अंदर, पश्चिम के अंदर आप जाइए, पूरब में आप आइए, हर एक जगह किसान के मन में एक विश्वास है, और विश्वास इस बात का कि शासन ने उसको बिजली दी। 22 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। सरयू नहर परियोजना 1972 में परियोजना बनी थी और 49 साल लगे इसको बनाने में। पिछली सरकारें इस परियोजना को रोकती थी। लगभग 15 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा मिली है इससे। 1972 से लेकर के 2017 तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? जबकि 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार लगातार राज्य सरकार से कह रही थी कि आप पैसा लीजिए, इस परियोजनाओं को पूरा करिए। हमने पूरा किया। बाण सागर परियोजना हमने पूरा किया, अर्जुन सहायक परियोजना हमने पूरा की। और भी दूसरा, बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र पेयजल के लिए हमेशा तरसता था। प्रदेश में 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो सूखे की चपेट के कारण, आर्सेनिक फ्लोराइड के कारण हमेशा पेयजल के संकट से त्रस्त रहते थे। बुंदेलखंड, बिंदु क्षेत्र सूखे के कारण, बलिया से लेके मथुरा तक ये पूरी जो बैठ जाती है पूरी एक, ये आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण प्रभावित रहती थी। आज हर घर नल योजना हम लोग इन सभी गांवों में, लगभग 35,000 गांवों में हमारी हर घर नल योजना जारी है। और मार्च 2022 तक हम बुंदेलखंड के हर गांव में, बिंदु क्षेत्र यानी मिर्जापुर, सोनभद्र के हर गांव में शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचा देंगे। तो फिर मुझे समझाइए योगी जी, ऐसा क्यों लगता है कि हम बैठे इस क्रूज में हैं, लेकिन योगी जी का एक पैर दूसरे क्रूज में भी है? काम आप एक के बाद एक गिराते हैं, आपको चुप करना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एक के बाद एक लय में बोलते चले जाते हैं। लेकिन फिर क्यों अब्बा जान की जरूरत पड़ती है? फिर क्यों प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि गाय और गोवर्धन बोलने पर जो बाकी पार्टियां हैं वो शर्म करती हैं? क्यों आपको औरंगजेब को लाना पड़ता है? क्यों आपको, मतलब तमाम जो धार्मिक प्रतीक है, मथुरा के बारे में कुछ मंत्रियों को बोलना पड़ता है? दो क्रूज पर सवार है। अयोध्या, मथुरा, काशी पर हर हिंदू को गौरव की अनुभूति होती है और होना भी चाहिए। अब आप ये भी कहेंगे कि हमने इलाहाबाद का नाम क्यों बदल दिया? आप ये भी कहेंगे कि फैजाबाद का नाम अयोध्या क्यों कर दिया गया? पहचान क्या है? वो तो ओवैसी जी बोलते ही हैं। मैं क्या करूं? तो ओवैसी तो बोलेगा ही। सवाल यह है कि ओवैसी की सोच क्या है। ओवैसी जिस विघटनकारी सोच के साथ यूपी में आए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उसको 2014 में ही कूड़े के ढेर में फेंक चुकी है। हमने उत्तर प्रदेश को उसकी पौराणिक और पुरातन पहचान दिलाई है, और ये हर भारतवासी का दायित्व बनता है। हमारी पहचान क्या है?
हम अब उस पहचान के साथ जुड़े और ये काम किया जा रहा है। एक, हमने अब्बाजान शब्द का प्रयोग ही इस बात को लेके किया था जब अखिलेश जी ने वैक्सीन का विरोध किया। और वैक्सीन, अब्बाजान शब्द असंसदीय नहीं है। मैंने तो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता सदन जो थे, उनके नेता विधान परिषद में से अहमद हसन जी से मैंने पूछा सदन में, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, क्या अब्बाजान शब्द असंसदीय है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपकी पार्टी मुस्लिम वोट लेना चाहती है लेकिन अब्बाजान से परहेज करती है, क्या मतलब है इस बात? पर सर, अब्बाजान तो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ना। मैं क्या कहता हूँ, 2014 के पहले और 2017 के पहले क्या होता था? वही मियां मुलायम वाला एक्सटेंशन है ये पॉलिटिक्स का। क्या आपको नहीं लगता था कि इससे पहले गोल टोपी पहन करके तमाम प्रकार की दावतें होती थी? क्या ये सच नहीं है कि 2017 के पहले आज जो पैसा मकान, गरीबों के मकान बनने में लग रहे हैं, यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में खर्च हो जाते थे? क्या ये सच नहीं है कि इन पैसों की बंदर बांट होती थी और कुछ लोगों को अपने, यानी कुछ लोगों को तुष्ट करने के लिए प्रदेश के गरीबों को और उनके पेट पर लात मारने का काम होता था? आज तो नहीं हो रहा है। हमने कहा ना, विकास की योजना का लाभ सबको देंगे लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। और आपने जब गोल टोपी बोला, ऐसा लगा कि एकदम गोल टोपी वाले, मतलब नहीं, मैंने क्या कहा, सवाल ये है कि आप इफ्तार पार्टी कहना चाह रहे थे। इफ्तार पार्टी के नाम पर क्या कुछ नहीं होता था। सरकार के खजाने से इफ्तार के नाम पे पार्टियां होती थी, आज तो नहीं होती है ना। तो मुस्लिम समुदाय पूछेगा इसमें क्या बुरा है? नहीं, बुरा क्या है? तो फिर होली मनाने में क्यों रोका जाता था? कावड़ यात्रा पे क्यों रोक लगाई जाती थी? जन्माष्टमी पे क्यों रोक लगाई जाती थी? अब आपके अधिकारी फूल बरसाते हैं सर कांवड़ियों पर। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है और हम निगरानी भी करते हैं। 4 करोड़ लोग अगर कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो उसकी निगरानी भी होनी आवश्यक है, शांति भी बनी रहे। साथ साथ वे लोग अगर आस्था के साथ जुड़ करके समाज की व्यवस्था, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं तो उनका अभिनंदन भी होना चाहिए। अयोध्या पर जो मामला अभी तक जितनी जानकारी आई है उसी के आधार पर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब फैसला आया अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से ये आरोप है कि 15 अधिकारी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें लोकल एमएलए हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने वहां पर जमीन खरीद ली और इस पर गंभीर आरोप लग रहा है कि क्या ये एक साजिश के तहत किया गया और ये करप्शन का एक बड़ा मामला है जो अयोध्या में हुआ। देखिए, करप्शन है नहीं है ये जांच का विषय है एक, और किसी भी चीज को बोलने के पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी बहुत आवश्यक होती है। अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर और आधुनिक सिटी के रूप में विकसित करने, अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए प्रस्तुत करना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति का हिस्सा और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और 2019 में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक भी हम ही लोगों ने लगाई थी, क्योंकि हम जानते थे कि जैसे वहां का फैसला आया, हम जानते थे कि अब यहाँ पे जमीन पर भूमाफिया हावी होंगे और इस जमीन के यानी तेजी के साथ यहाँ के दाम बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने वहां पे पूरी तरह उसको लगाम लगाया था। लेकिन हम लोगों ने एक व्यवस्था और बनाई उसमें कि हमें अयोध्या के विकास की दृष्टि से जितनी जमीन चाहिए उतना हम लोग अपने लिए सुरक्षित करेंगे, बाद में फिर उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे। इसमें से कुछ मामलों में मुझे जानकारी है कि कोर्ट ने उसमें आदेश किया था तो उसमें उनको रजिस्ट्री उन लोगों की हुई होगी। लेकिन मैंने कल इस मामले में अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को इसका जांच की जिम्मेदारी दी है और वह कमेटी मुझे 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी। अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी हम तय करेंगे। जवाबदेही और जमीन वापस लेंगे? मैंने क्या कहा ना, 9 नवंबर 2019 मैंने क्या कहा सर, जवाबदेही तय करेंगे। जवाबदेही का मतलब हर प्रकार की जवाबदेही तय करेंगे। एक फोटो बड़ी वायरल हुई सर आपकी प्रधानमंत्री के साथ, उसमें कंधे पर वो हाथ रखे हुए आपसे और आते जाते, उस पर राजनाथ सिंह जी ने एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि योगी जी छक्का अच्छा मारो और भी बैटिंग सिक्सर आप हिट करो। अब असल राज तो आप ही बता सकते हैं कि पीएम क्या कह रहे थे कंधे पर हाथ रखकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं। स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास के लिए
प्रदेश के समग्र विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम लोगों को प्राप्त होती रहती है। तो स्वाभाविक रूप से जो आत्मीयता प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के प्रति दिखाई है, मुझे लगता है वो हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बताया नहीं आपने योगी जी। मैंने कहा ना, हमारे अभिभावक भी हैं, नेता भी हैं, तो उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन सदैव हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या चर्चा में कभी ये बात होती है कि इस बार पूरी ताकत झोंक दो? अभी यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम लोगों को रिकॉर्ड तोड़ना है कुछ। हम हर दिन, केंद्र और प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विकास के लिए रिकॉर्ड ही तोड़ती है और रिकॉर्ड तोड़ने का ही कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आपसे क्या शेयर करते हैं ये आप नहीं बताएंगे? मैंने कहा ना, और चुनाव में भी बीजेपी रिकॉर्ड मात्रा में सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड फिर से स्थापित करेगी। अच्छा, वो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, आप 300 सीटों का दावा कर रहे हैं। 300 ने 325 प्लस मैंने कहा। 325 प्लस 350 गृह मंत्री जी कह रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोगों ने 325 प्लस की बात जब की तो उसमें सभी आ जाते हैं और ये सीट बीजेपी जीतेगी। क्या ये सच है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहते हैं कि 51% पर तुम फोकस करो? देखिए, स्ट्रैटेजी मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का 49 में कौन है? नहीं, मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है और माननीय गृह मंत्री जी निरंतर इन सब कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य पहले भी यहाँ पे किए। 2014 में प्रदेश के प्रभारी के रूप में, 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, 2019 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत आत्मीय संबंध है और बराबर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। योगी जी 51 और 49 पर थोड़ा सा बताएंगे? हमारा 51-50 है, हम 100% की लड़ाई लड़ रहे हैं। 100% की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक आंसर आपने मुस्कुराते हुए योगी जी ने दे दिया है। हम दे रहे हैं। 325 प्लस का आपका दावा? 325 प्लस। और आपको लग रहा है कि इस बार पूरे प्रदेश की जनता होगी या फिर एमवाई को आपने निकाल दिया है? देखिए, हमने अपने कार्य और अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा और ये मान के चलना कि बिना किसी उसके हर एक तबके का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। लेकिन ये कहा जाता है, जो अखिलेश जी बार बार टारगेट करते हैं आपको सर, कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और जितने मंत्री हैं केंद्र सरकार के, आप देखिए, आप चाहे वो अध्यक्ष जी हों या फिर गृह मंत्री जी हों और प्रधानमंत्री, तो खैर प्रधानमंत्री अक्टूबर के महीने के बाद से लगभग 2 दर्जन बार आ चुके हैं उत्तर प्रदेश, 24 टाइम्स, और 2 सप्ताह में 2 बार काशी। वो कह रहे हैं कि पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अगर काम पर इतना भरोसा है तो फिर सबको क्यों यहाँ आना पड़ रहा है? ये कार्य जो भी हुए हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ही हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता है और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद भी है। तो उत्तर प्रदेश के आखिर जो हम लोगों ने किया है, इन कार्यों का लोकार्पण का अधिकार भी तो प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रधानमंत्री जी उन कार्यक्रमों का लोकार्पण के लिए आते हैं और फिर जनता के सामने अपना संबोधन भी देते हैं। सरकार चलाना मुश्किल है सर कि चुनाव लड़ना? अब देखिए, आपका दोनों का ही पहला अनुभव है। हमारे लिए देखिए, एक पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का अनुभव पहली बार नहीं है। मैं 5 बार लोकसभा का सांसद रहा हूँ और पूरा प्रदेश 5 बार रहा हूँ। तब तो गोरखपुर में सीमित रहता था। मैं क्या कह रहा हूँ ना, संसदीय चुनाव स्वयं लड़ना और उसके बाद लड़ाने की तैयारी करना, ये अनुभव है। और पार्टी एक परिवार है, ये सभी लोग मिलेंगे तो मान के चलना भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति करेगी और भारी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोनों में मुश्किल कौन सा है? हमारे सरकार लिए चलाना कि चुनाव? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब ध्येय निष्ठा लोक कल्याण के लिए हो, राष्ट्र कल्याण के लिए हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मोह हो गया लेकिन क्या योगी को? कोई मोह नहीं। मुख्यमंत्री 5 कोई मोह साल। नहीं, कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भय भी नहीं है। वही मैं डरा रही थी बेझिझक आपको होकर के। कि अगर... मैंने इसलिए कहा ना, ये भय आप लोगों का है क्योंकि आप न्यूज रूम में बैठ करके अपने आंकड़े तय करते हैं। ये भय और ये मोह हमें नहीं है क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं।
अच्छा सर, एक चलते चलते अब 2-4 सवाल ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ी तैयारी पर देश भर में कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हैं और भी लोगों ने कहा है कि सरकार बूस्टर डोज पर काम करे। ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा देश में किस तरह की तबाही मची थी। ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है, बूस्टर डोज पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे मीडिया से कि एक तो जब कोई आपदा आती है तो आम जनमानस के मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है, नेगेटिविटी पैदा करने की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। जनता के संबल के लिए हमें पॉजिटिव कैंपेन चलाना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नकारात्मक पक्ष को लेकर जब हम जाते हैं तो हम एक प्रकार से आपदा को और विभत्स रूप प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भी और देश ने भी कोरोना का अब तक पूर्वक मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव इसके साथ में रही है। उत्तर प्रदेश का प्रबंधन देश के अंदर बेहतरीन माना गया है। ओमिक्रॉन को लेकर के भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह सजग है। देखिए, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुका है। सर, सिंगल डोज हमने यहाँ पे हमने प्रदेश के अंदर लगभग 13 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोज दे दिया है और डबल डोज जो है हमारे 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो गया है। ये चीज देखने को मिला है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, ओमिक्रॉन उन पर बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है और माइल्ड रूप में आ रहा है, क्योंकि ये 2 दिसंबर को 2 मामले उत्तर प्रदेश में आए थे जो मुंबई से आए थे और दोनों स्वस्थ होकर के वापस जा चुके हैं। हम लोगों ने पूरे लक्षण उनकी जानकारी में ली तो माइल्ड था, इसलिए ओमिक्रॉन से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, टेस्ट और ट्रीट के बारे में जो प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। एक सावधानी बरतना पड़ेगा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन भी करना पड़ेगा। रैली में कहाँ 2 गज की दूरी? मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी तैयारी हो रही है। सर, फरवरी में अगर पीक की आशंका है जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, चुनाव पर भी असर हो सकता है। देखिए, हमने क्या कहा, हम रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ये सामूहिक प्रयास का प्रतिफल ही होगा। अगर सभी लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो ओमिक्रॉन एक सिंपल वायरल फीवर बनकर के रह जाएगा। वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है वैक्सीन जरूर ले लें। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और वैक्सीन प्रभावी है, यह अब तक साबित हुआ है। वैक्सीन हेसिटेंसी क्या अभी भी आपके राज्य में आती है? ऐसी खबर आती है कि लोग मना कर रहे हैं? जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने दुष्प्रचार किया है, वो लोग तो आज भी है ना, स्वयं वैक्सीन ले लेंगे चोरी छिपे, दूसरों को कहेंगे तुम मत दो, ये तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है ना। ये है। तो थर्ड वेव की तैयारी पूरी है, आप ये कह रहे हैं? थर्ड वेव उत्तर प्रदेश के अंदर आशंका व्यक्त की जा रही थी अगस्त सितंबर में आने की, 2021 में ही वो बीत चुका है। फिर आशंका व्यक्त की जा रही है, हमारी पूरी तैयारी है, हम थर्ड वेव को आने के पहले ही रोक देंगे। और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि थर्ड वेव को आने से पहले रोक देंगे और अपनी दूसरी पारी आप कह रहे हैं सुनिश्चित कर रहे हैं? सुनिश्चित है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम फील्ड में जा रहे हैं। चलिए, जब नतीजे आएंगे तब भी आपसे जरूर आज तक पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काशी में गंगा की ये लहरें और इसी के साथ समापन इस कार्यक्रम का, लेकिन ये लहरें किसको कहां पहुंचाती हैं ये देखने का इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खाका अपनी पूरी इस रणनीति का बताया जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश में आश्वस्त हैं कि जीत उन्हीं की होगी। नतीजे यूपी के लोग तय करेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।